मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी के उन टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करूंगा जिनको तैयार करके आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। यहाँ देखिए, ये आपके कोविड-19 के अकॉर्डिंग ये आपके टॉपिक हैं। वास्तविक संख्या है पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, तीसरा चैप्टर द्विघात समीकरण, चौथा है त्रिभुज निर्देशांक ज्यामिति, छठवां है त्रिकोणमिति परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सांख्यिकी। ठीक है, तो इसमें देखिए चैप्टर तो बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, इनमें से आपको क्या क्या तैयार करना है उनके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम बहुत थोड़ा थोड़ा बताएंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो इसलिए पहले चैप्टर से बताते हैं कि पहले चैप्टर में आपको तैयार क्या करना है। तो यहाँ देखिए, पहले चैप्टर में मैंने यहाँ पर कुछ वास्तविक संख्या, रियल नंबर जैसे चैप्टर का नाम है, इसमें आपको सबसे पहले जो चैप्टर तैयार करना है सबसे पहले जो टॉपिक तैयार करना है वो अपरिमेय संख्या का टॉपिक तैयार करना है। देखिए, आप इस तरीके से तैयारी करें कि आपके मिनिमम 40 से 50 नंबर आराम से आ जाएं। ठीक है, टाइम की कमी को देखते हुए फिर भी आपके नंबर अच्छे आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ देखिए, सबसे पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर का। इसमें आपको क्या तैयार करना है वो चीज़ समझिए। इसमें आपको तैयार करना है निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या से क्या मतलब है? अपरिमेय संख्या जैसे आपने चैप्टर में देखा होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपके चैप्टर आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन इस तरह के दिए होंगे पहले चैप्टर में, उनको आपको तैयार करना है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना। ठीक है, HCF और LCM आपके सामने दे रखे होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने 2 और 2 4 नंबर के मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब इसके बाद दूसरा जो चैप्टर है हमारा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें आपको क्या तैयार करना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए 3 तरह की हमारे सामने रैखिक समीकरण को हल करने की आलेखी विधि बताई गई है, जिसमें से 3 रेखाएं हैं। 3 रेखाएं, एक आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। पहली है आपकी प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरी है आपकी समांतर रेखा। ठीक, और तीसरी है आपकी समपाती रेखा। यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। इन तीनों रेखाओं से एक क्वेश्चन अवश्य आता है, हर साल आ रहा है यहाँ से, और आपको तैयार करना है। यहाँ से तैयार करोगे तो कम से कम आपकी जो हेल्प होगी 4 से 5 नंबर की हेल्प होगी, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन परमानेंटली आ रहा है। एक क्वेश्चन क्या, 2-3 क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो ज़रा समझिए, क्योंकि क्वेश्चन का जो तरीका है, देखिए जैसे आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं की जो कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये संगत है। ठीक, अद्वितीय हल है। ठीक है, अब देखो इसमें प्रश्न कैसे बनता है वो समझिए। यदि कोई रेखा के बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके हल कैसे होंगे, वो कैसी हैं, संगत हैं, असंगत है, या उनकी जो आइडेंटिटी है वो कैसी है। ठीक है, समांतर की जो कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 इक्वल B1/B2
इज नॉट इक्वल C1/C2। ये समांतर की कंडीशन है। समांतर की कंडीशन में अनेक हल हैं। समांतर की कंडीशन में अनेक हल होते हैं। सॉरी, यहां पर मैं आपको बता दूं, समांतर की कंडीशन में कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं होता। ठीक है, और ये असंगत होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, तीसरा जो संपाती होती, संपाती कैसा होता है, जैसे एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख देते हैं, उसे संपाती कहते हैं। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ये संपाती की कंडीशन है। ये भी आप कह सकते हो, इसे संगत ही कह सकते हो। ठीक है, इसके अनेक हल हैं। अनेक हल है। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन तैयार होता है। ठीक है, इनकी जो कंडीशन है वो आपको मैं बता दूं, इस तरीके से होती हैं। ये दो रेखाएं आपस में काट रही हैं। ठीक है, और ये दो रेखाएं समांतर हैं, और संपाती वाली मालूम ही नहीं पड़ती है। ठीक है, ये आपकी 3 कंडीशन है। यहां से आप इतना ही तैयार कर लें तो काफ़ी है। यहां से आपको एक ना एक क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण से आपको क्या पढ़ना है वो समझिए जरा। देखिए, द्विघात समीकरण तीसरा चैप्टर। द्विघात समीकरण, समीकरण की वैल्यू ax² + bx + 0। ठीक है, ये समीकरण है। इसमें आपको मूल बराबर करने होते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, देखिए इसमें 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। बहुत सिंपल है द्विघात समीकरण से। ये वाले क्वेश्चन आप तैयार कर लें द्विघात समीकरण के मूलों के। अब इसमें कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले एक विविक्तर होता है v² - 4ac। अगर इसका मान पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 के बराबर है, जैसे d = 0 है, d > 0 है, d < 0। d होता है विविक्तर। ठीक है, विविक्तर को अंग्रेजी में डिस्क्रीमेंट्स बोलते हैं। ठीक, ये इसके मूल समान है, मूल समान है, इसके मूल वास्तविक हैं, क्योंकि d का मान जब देखो ये है वैल्यू, आपके सामने ये समीकरण रखा है, ये वैल्यू है। अगर 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक है, और 0 से छोटा आता है यानी निगेटिव आता है तो मूल काल्पनिक है। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन आपको अवश्य यहां से मिलेगा। ठीक, सिर्फ इतना ही करने पर। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका त्रिभुज। अच्छा, एक चीज और इस टॉपिक में बताऊं, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है, और एक हो सके तो पूर्ण वर्ग विधि का क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लें। पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करें। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद त्रिभुज है। त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.1 को लगाएं, जिसमें थेल्स की प्रमेय का प्रयोग है, उसको लगा लें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। त्रिभुज है, एक्सरसाइज 6.1 को लगाएं, जिसमें थेल्स की प्रमेय लग रही है, उसको लगाएं। ठीक है, अच्छा
इसमें बस थेल्स की प्रमेय लगा लें। अच्छा, एक इसमें एक प्रमेय और आती है त्रिभुज के चैप्टर में। दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं, दो समरूप त्रिभुज, ठीक है। जैसे एक का नाम है ABC, दूसरे का नाम है DEF। दो समरूप त्रिभुज है, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां पर ये वाली प्रमेय है, इसका क्वेश्चन दो समरूप त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज ए अपॉन समरूप त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब जी संगत भुजाएं AB है, तो AB बट्टे DE का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से आपको इतना आपको तैयार करना है। अब ये हो गया आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है, को लगाए। चलिए, अब इसमें आपको अगला टॉपिक है हमारा त्रिकोणमिति का, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। त्रिकोणमिति में आपको क्या करना है? त्रिकोणमिति में आपको सबसे पहले टेबल आनी चाहिए, टेबल बनाना आना चाहिए, ठीक है। टेबल बनाना आना चाहिए आपको, ठीक। इससे एंगल से संबंधित एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के क्वेश्चन को लगाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही आते हैं। और जैसे आपके सामने साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 दे रखा है, तो 3 आपका लंब है और 5 आपका कर्ण है, तो इस तरह के क्वेश्चन को अवश्य लगा लें। जैसे लंब कर्ण आधार है, तो यहाँ से आधार निकालना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लगाएं पाइथागोरस की प्रमेय की सहायता से। अब अगला टॉपिक है हमारा, देखिए अगला टॉपिक है रचनाएं। मैं बहुत थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं आपको, आप इतना तैयार कर लें, इससे ही आपका काम हो जाएगा। रचनाओं के चैप्टर में आपको क्या करना है? रचनाओं के चैप्टर में वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना, ठीक है। वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना। इसका चित्र मैं आपको ड्रॉ करके बता दूं कि इस तरीके से ड्रॉ बनता है। जैसे एक वृत्त है, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ से इसको खींचा और यहाँ से ऐसे इसको मिला दिया, ठीक है। ये इस तरीके से तैयार होता है, ये, और फिर यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है। इस तरह से बनता है, इनकी लंबाइयाँ नापी जाती है। एक ये क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, ये चाप लगते हैं, ठीक है। ये इसको इस तरीके से मिला देते हैं आप। एक्सरसाइज 8, ये आपकी एक्सरसाइज 11.1 और 11.1 और 11.2 में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 11.1 और एक्सरसाइज 11.2, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लगाएं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप आश्चर्य करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। जब आपके सामने एग्जामिनेशन में पेपर आएगा तो आपको लगेगा कि सर हम कर लेते, तो इसलिए आप जरूर करें। अच्छा, चैप्टर नंबर 9 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आपको क्या करना है? चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें क्या करना है आपको? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में देखिए, इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का प्रश्न आता है और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल का प्रश्न आता है, ठीक है। ये दोनों आपको तैयार करने हैं, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में,
ठीक है, चलिए। और मैं आपको ये वाला टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। वैसे यहाँ से भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से इस टॉपिक को अगर आप लगाते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से, तो मैं आपको यहाँ से भी बताऊँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखिए यहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बता दूँ। जैसे एक शंकु है, ठीक है, और ये एक शंकु है और एक बेलन है, ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार होता है, एक अर्धगोला है, ठीक है, इसके ऊपर ये रखा है, ठीक है, ये इसका भी पृष्ठीय, इसका आयतन निकालना है, ठीक, इसका इस बर्तन का आयतन निकालना है। अच्छा, एक आकृति आपके सामने ये भी मिल सकती है, ये और ये, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आयतन पूछ ले, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, या पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप इसकी तैयारी करके चलें। और आखिरी हमारा टॉपिक है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपका समांतर माध्य, माध्य का और बहुलक, ये हमारे 3 टॉपिक है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका मध्यिका का होता है, मध्यिका सबसे ज़्यादा निकलवाती है, मध्यिका और समांतर माध्य, ठीक है। तो इनकी आप तैयारी अच्छे से करें। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, मेरी बहुत सारी वीडियो हैं हाई स्कूल की, तो आप उनको लगाएं जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। फिर भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।